नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा और हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्र सरकार में कृषि, पंचायती राज और ग्रामीण विकास के साथ स्वच्छता मंत्रालय संभाल रहे नरेंद्र सिंह तोमर जी। तोमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद शिशिर जी। सर, मैं जानना चाहूँगा, चूँकि कोरोना की लड़ाई चल रही है, आपके डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए बढ़ गया है कि ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ मामला है और कृषि से जुड़ा हुआ मामला है। कृषि का टाइम आ रहा है किसानों के लिए, तो ऐसे में आपकी सरकार जो है, कल पंचायती राज दिवस भी मना, प्रधानमंत्री ने 2 बड़ी योजनाएं भी लॉन्च की। इन योजनाओं का वर्तमान में जो चल रहा है उससे कितना लाभ मिलेगा? कल पंचायती राज दिवस था और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर देश के लाखों लाख पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों से वार्तालाप किया और 2 कार्यक्रमों को लॉन्च भी किया। ये दोनों जो कार्यक्रम कल हुए हैं, ई ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व प्रोजेक्ट, ये दोनों का कार्यक्रम एक विभाग की दृष्टि से, पारदर्शिता की दृष्टि से, और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को स्वामित्व दिलाने की दृष्टि से ऐतिहासिक फैसले हैं। पंचायती राज संस्थाओं में गत 5 वर्षों में फाइनेंस कमीशन की राशि 2,02,92 करोड़ रुपया स्वीकृत थी, जो 90% पंचायतों में पहुंच गई है। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाएं मनरेगा को भी संचालित करती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भी उनके माध्यम से ही संचालित होती है और राज्य वित्त आयोग तथा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बहुत सारे जो विकासात्मक कार्यक्रम हैं, उन सबका क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ही किया जाता है। पंचायती राज संस्थाएं सशक्त भी हों, उनकी साख भी स्थापित हो और वो अपने काम में पारदर्शिता भी रख सकें, इसलिए गत 5 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर अलग अलग योजनाओं और अलग अलग व्यवस्थाओं के लिए ऐप बनाए गए थे। लेकिन अलग अलग ऐप में जाकर पंचायत को रिपोर्ट करना काफ़ी कठिन होता था। इसलिए अब हमने एकीकृत ई ग्राम स्वराज पोर्टल कल लॉन्च किया है। यह पोर्टल एकीकृत होगा। इस पोर्टल पर जो पैसा पंचायत के पास जाएगा उसे भी देखा जा सकता है, कैसे खर्च हुआ, काय पे खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ, इसका हिसाब भी इस पर होगा। इस पर ऑडिट रिपोर्ट भी होगी और विकास की जो योजना है वो भी इसमें होगी। इस पोर्टल के बाद यह स्थिति बनेगी कि कोई भी गांव का निवासी या राज्य का निवासी या केंद्र सरकार, राज्य सरकार पोर्टल पर जाकर किसी भी ग्राम पंचायत की अद्यतन स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं और इससे गांव में पंचायत को काम करना सरल होगा और वो पारदर्शिता के साथ काम कर सकेंगे। उनकी जवाबदेही भी इससे बढ़ेगी।
दूसरा प्रोजेक्ट है स्वामित्व प्रोजेक्ट। आप सबके ध्यान में है कि देश में कृषि भूमि का लेखा जोखा रखा जाता है, क्योंकि राजा महाराजाओं के समय से कृषि भूमि का कर वसूलने की प्रक्रिया थी, लेकिन कभी भी पुरातन काल में भी और आज़ादी के बाद भी केंद्र सरकार के द्वारा यह विचार नहीं किया गया कि गांव में निवास करने वाले जो लोग आबादी की जमीन पर मकान बनाकर निवास करते हैं उसका मूल्यांकन हो सके, उसका मूल्यवर्धन हो सके और वह भी लिखा पढ़ी में आए और जो निवास कर रहा व्यक्ति है उसको मालिकाना हक प्राप्त हो सके। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ऐतिहासिक फैसले को न सिर्फ किया, हमें क्रियान्वित करने की भी अनुमति दी। इसके पूर्व महाराष्ट्र और हरियाणा राज्य ने प्रयोग के तौर पर इस दिशा में कुछ काम किया था, लेकिन अब यह केंद्रीकृत योजना राज्य भू सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से ड्रोन सर्वे करके गांव के आबादी क्षेत्र का पूरा सर्वे करेगी और इस सर्वे के आधार पर नंबरिंग की जाएगी मकानों की। राज्य सरकार जो व्यक्ति निवास कर रहा है उसको मालिक घोषित करेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति का आवास, उसका मूल्यांकन हो सकेगा। मूल्यांकन होगा तो मूल्यवर्धन भी होगा। और अब जिस प्रकार से शहर में आवास होता है वो संपत्ति मूल्यांकित होती है, उसका मालिकाना हक व्यक्ति के पास होता है और अगर आवश्यकता व्यक्ति को पड़ती है तो वो अपनी संपत्ति को बैंक में मॉर्टगेज करके, बैंक से ऋण प्राप्त करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न कर सकता है। यह मार्ग भी ग्रामीण जनता के लिए स्वामित्व प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रशस्त होगा। इससे गांव की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और गांव के लोग अपनी संपत्ति का अपने हित में जब चाहेंगे तब उपयोग कर सकेंगे। तोमर साहब, मैं समझता हूँ ये दोनों फैसले ग्रामीण जनता के हित में ऐतिहासिक फैसले हैं और इसका दूरगामी परिणाम ग्रामीण क्षेत्र को मिलेगा। तोमर साहब, आपने अभी मनरेगा की बात की। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनका कहना है कि मनरेगा में यदि उनको अनाज देने की अनुमति मिल जाए तो राज्य के पास जो एक्सिस में अनाज है उसका उपयोग हो जाएगा और मज़दूरों को मदद हो जाएगी। जो अभी मौका चल रहा है, अभी जो अवसर है, इसमें उसका उपयोग हो सकता है। तो केंद्र सरकार ऐसा कुछ करने जा रही है राज्य सरकारों की मांग पर। मनरेगा सिर्फ योजना नहीं है। मनरेगा केंद्र सरकार के एक्ट के माध्यम से चलने वाली वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने वाली योजना है। इसलिए एक्ट के अनुसार हमको वेजेज निर्धारित करनी होती है और हम मजदूर को वेजेज उसके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से देते हैं। और पूरे देश में मनरेगा के
लगभग 6 करोड़ लोग जो अदल बदल कर काम पर आते हैं, उनका 99% मजदूरी का भुगतान डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में करते हैं। मनरेगा का एसेट क्रिएशन पर बल है और इस बार मनरेगा के सभी भुगतान हमने राज्यों को कर दिए हैं। आगामी मई जून के महीने में काम चले, रोजगार उत्पन्न हो, जल संरक्षण का काम प्राथमिकता हो, इसलिए राज्यों को 20,000 करोड़ रुपए की राशि हम लोगों ने विमुक्त कर दी है। राज्यों को अब मनरेगा के काम को आगे बढ़ाना है। जहाँ तक अनाज देने का विषय है, वह एक तौर से एक्ट के मुताबिक संभव नहीं है, क्योंकि हमको बेझिझक देना पड़ेगी। और दूसरा, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में पहुँच गया है। 3 महीने का पीडीएस के माध्यम से दिया गया है और 5 किलो खाद्यान्न और 1 किलो दाल ये निःशुल्क मुहैया कराई जा रही है। अब ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले जो मजदूर भाई हैं, गरीब हैं, किसान हैं, उनको सब्जी और बाकी चीज़ों के लिए नगद पैसे की ज़रूरत है और नगद पैसा उनको मजदूर मनरेगा के माध्यम से प्राप्त होगा। इससे उनका जीवन और सुगम हो सकेगा। मंत्री जी, ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आप मध्य प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश में स्थिति लगातार ख़राब हो रही है। करीब करीब 2000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों की जो संख्या है वो 100 के करीब पहुंचने वाली है। इंदौर और भोपाल खासतौर पर बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इंदौर की स्थिति दिन पर दिन ख़राब हो रही है। जैसा लोग बोल रहे हैं कि बार बार ठीक होगा, उससे उलट वहाँ पर स्थिति गंभीर होती जा रही है। तो केंद्र में मंत्री होने के नाते आप किस तरह से राज्य की मदद कर पाएंगे या कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश का विषय है, मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल को छोड़कर बाकी सब जगह स्थिति सामान्य है और नियंत्रण में है। इन दोनों शहरों में सरकार, प्रशासन, हेल्थ सर्विसेज बहुत गंभीरता से काम कर रही हैं। ऐसी महामारी के समय सभी उपयुक्त सुविधाएं इन शहरों में उपलब्ध हों, इस बात का प्रयत्न राज्य सरकार कर रही है। जहां केंद्र से अपेक्षित मदद होती है, मदद करने के लिए केंद्र पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम आशा करते हैं स्थिति पर शीघ्र नियंत्रण हो जाएगा। तोमर जी, ये जानना चाहूँगा, जब मध्य प्रदेश में ये नई सरकार बनी अभी शिवराज जी के नेतृत्व में, तो ये सरकार बनने और गठन की जो प्रक्रिया हुई और जो मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हुई, कहीं उसके कारण तो स्थिति नहीं खराब हुई मध्य प्रदेश की? मैं समझता हूँ कि ऐसे संकटकालीन दौर में कोई भी विषय को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री है तो ये मान के चलना चाहिए कि सरकार है और मुख्यमंत्री लगातार इस बात के लिए प्रयत्नशील हैं कि प्रशासन और अन्य वर्गों के द्वारा इस पर नियंत्रण करने के लिए जो कुछ प्रयास किया जा सकता है वो कर रहे हैं। छोटा मंत्रिमंडल बना भी है, मंत्रिमंडल के सदस्य भी अपनी दृष्टि से प्रयत्नशील हैं और आगामी दिनों में लॉकआउट जैसे ही समाप्त होगा, मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। तोमर जी, जिस तरह से अब कृषि का भी टाइम शुरू होने वाला है खरीफ के लिए,
तो किसानों के लिए सरकार ऐसे परिवेश में क्या नया करने जा रही है, किस तरह से उनको राहत मिल पाएगी खाद बीज और उर्वरक के मामले में और अन्य सुविधाओं के मामले में? शिशिर जी, आप सबके ध्यान में है कि लॉकडाउन जब घोषित हुआ तो प्रधानमंत्री जी के ध्यान में गांव, गरीब और किसान प्राथमिकता पर रहा, और इसलिए आपने अनुभव किया होगा देश भर में दलहन और तिलहन की कटाई का काम पूरा हो गया। गेहूं की 70% से अधिक कटाई हो गई है। एक दो राज्य बचे हैं जहां बुआई देर से होती थी। उपार्जन का काम देश भर में प्रारंभ हो गया है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेफेड और एफसीआई दोनों दलहन, तिलहन और गेहूं की खरीद काम प्रारंभ कर दिए हैं। दूसरा, जहाँ तक खरीफ का विषय है, तो ग्रीष्म ऋतु की जो बुआई है उसकी बुआई इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 36% अधिक हुई है। 16 अप्रैल को हम लोगों ने खरीफ कॉन्फ्रेंस की थी। पूरा देश उस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा था। हमने राज्यों की डिमांड को और कठिनाई को उस कॉन्फ्रेंस में सुना भी है और उसका निराकरण भी किया है। मैं आपके माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहूँगा, खरीफ के क्षेत्र में वो आगे बढ़ें। हमारे पास फर्टिलाइजर, सीड और पेस्टिसाइड की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है। किसान को किसी भी प्रकार की इस दिशा में कमी नहीं होने दी जाएगी। इस बार भी फसल ठीक है और जिस प्रकार की जानकारी मौसम विभाग से भी मिल रही है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ अगली फसल भी ईश्वर की कृपा से अच्छी होगी। तोमर साहब, किसानों के लिए केंद्र सरकार ने किस तरह की ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिसमें उनको कैश बेनिफिट हो रहा है? किन किन योजनाओं में उनको कैश दिया जा रहा है उनके खाते में? कृषि उत्पाद जब समर्थन मूल्य पर खरीद होगी तो उसका नगद पेमेंट उनके खाते में किया जा रहा है। दूसरा, पीएम किसान योजना के अंतर्गत 9,34,00,000 लोगों को 17,876 करोड़ रुपया इस लॉकडाउन की स्थिति में उनके अकाउंट में डालने का काम किया है। फलों के जो किसान हैं उनके लिए ब्याज हस्तक्षेप योजना लागू की गई है, उसका लाभ वो लोग उठा रहे हैं। किसान फसल के लिए जो ऋण लेते थे वह उनको 31 मार्च तक जमा करना होता था, तभी उनको ब्याज पर सब्सिडी मिलती थी। इस 31 मार्च की तिथि को हमने बढ़ाकर 31 मई कर दिया है। इसलिए अब 31 मई तक भी जो ऋण जमा करेंगे किसान उनको भी ब्याज की सब्सिडी मिलेगी। और बाकी शेष जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के माध्यम से जो किसान उन योजनाओं से जुड़ते हैं उन सब की जो सब्सिडी है वह भी किसान तक पहुंचाने का प्रयत्न जारी है। तोमर साहब, एक आखिरी सवाल के पहले एक सवाल करना चाहूँगा, चूँकि राज्य सरकारें इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके जो मजदूर दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं उनको वो अपने राज्यों में वापस लाना चाहते हैं। उसके लिए उनकी केंद्र सरकार से बात चल रही है, तो इस मामले में कब तक कोई नीति या आदेश जारी हो सकता है? यह निश्चित रूप से
देश भर में राज्य सरकारों की भी चिंता है और जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं लॉकडाउन में, उनके परिवारों की भी चिंता है। मध्य प्रदेश के बहुत सारे मजदूर जिनकी जानकारी मुझे है, मेरे निवास पर एक कंट्रोल रूम मैंने बनाकर रखा है, मैं उनसे बात भी करता हूं और उनको वहां कोई परेशानी ना हो, यह भी जिला प्रशासन से बात करके सुनिश्चित करने का काम करता हूं। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति है, इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता हम सबकी एक ही है, मानव जीवन की रक्षा। और जीवन की रक्षा के लिए जो आवश्यक कदम हैं वो उठाने पड़े हैं और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो सब लोग मिलकर उस दिशा में निर्णय करेंगे। लेकिन मजदूर आएं, यह सबकी इच्छा है और मैं समझता हूं समय आने पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस दिशा में मार्ग प्रशस्त करेंगे। एक आखिरी सवाल बस, ये जो कोरोना का लेकर एक वैक्सीन बनाने की बात की जा रही है, इसके अलावा एक प्लाज्मा थ्योरी पर भी जो काम हो रहा है, तो किस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और कब तक हम उम्मीद करें कि इसके लिए कोई दवाई, वैक्सीन या कोई ऐसी थेरेपी आ जाएगी जिससे इस बीमारी से मुक्ति मिल सकेगी या इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकेगा? देखिए, कोरोना वायरस एक नए प्रकार की बीमारी है और पूरा विश्व इससे जूझ रहा है। हम लोगों के लिए ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे चर्चा में रहते हुए लॉकडाउन का कदम उठाया, इससे सामुदायिक विस्तार रोका है। इस दिशा में जो हेल्थ सर्विसेज बढ़नी चाहिए उनको बढ़ाने का प्रयत्न केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर कर रही है। जो आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट की एडवाइजरी का पालन करना चाहिए, उस दिशा में भी सरकारें काम कर रही हैं। मैं समझता हूं आज की स्थिति में हमको यह विश्वास रखना चाहिए कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोरोना से लड़ने की ज़रूरत है और जो आवश्यक हिदायतें दी गई हैं हम सब मिलकर उन हिदायतों का पालन करें तो इस कोरोना से हम लड़ भी पाएंगे और जीत भी पाएंगे। जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं का सवाल है, आपको ध्यान है जब कोरोना वायरस का संकट आया था उस समय देश में टेस्टिंग लैब एक ही थी जो पूना में थी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से बात करके ICMR की मदद से आज 200 से अधिक लैबें हैं जो टेस्टिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं। मास्क बनाने का काम तेजी के साथ जारी है। सैनिटाइजर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जा रहा है। जगह जगह साबुन का उपयोग हो, इस मामले में जागरूकता पैदा की जा रही है और मुझे लगता है कि आने वाले कल में हम इस संकट से निजात पा पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है और सबको भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ। पूरे आत्मविश्वास के साथ हमको आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद तोमर साहब, आपका IBC 24 से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद शिशिर जी।